हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट गुरु क्लासेस। काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ आपसे और आज हम पढ़ने आ रहे हैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप क्लास 11th का एग्जाम दें या नीट का एग्जाम दें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम समझते हैं। नाम में दो कंपोनेंट है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मतलब वो सीक्वेंस जिसके थ्रू सेल डुप्लीकेट करती है। डुप्लीकेट मतलब होता है कॉपी बनाना, जैसे ये है, इसकी एक कॉपी मैं बता दूं, है ना। डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। अब जीनोम क्या होता है? तो जैसे हम जो होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे अंदर हर एक क्रोमोसोम की मतलब एक पेयर पाया जाएगा, दो कॉपी होती है हर क्रोमोसोम की। तो जैसे मैंने बोला आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5 की दो कॉपी पाई जाएगी, है ना। ये भी क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 5। हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी भी क्रोमोसोम की एक कॉपी पाई जाती है एक्स्ट्रा, मतलब पेयर में रहते हैं। ठीक है, अब डिप्लॉयड जीनोम मतलब क्या होता है? जब हम अपने क्रोमोसोम सारे लेते हैं और उसकी एक एक कॉपी ले लेते हैं, यानी जो हमारा हैप्लॉयड कंटेंट होता है जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल का, उसी को हम जीनोम कहते हैं। तो जो हमारी एन की वैल्यू होती है, सिंगल एन, यानी हैप्लॉयड वैल्यू जो हमारी होती है या किसी ऑर्गेनिज्म की होती है, उसी को उसका जीनोम कहा जाता है। जैसे हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम आएंगे, समझ में आया? तो बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है। सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेल के और भी जो जरूरी चीजें होती हैं उनको बनाती है, सिंथेसाइज करती है ऑफ सेल, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू, और आखिरी में दो भागों में बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब देखो सेल के डिवीजन का जो समय होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे अंदर कोई भी नॉर्मल एक सेल है तो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। तो समझ लो आप हर दिन पैदा होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक अगर आप सेल ले लो तो वो 24 घंटे में लगभग डिवाइड हो जाती है। तो हर दिन आप फिर से पैदा हो जाते हैं, आप कह सकते हैं। ऐसा सही नहीं है ना। लेकिन अगर हम टाइप की बात करें, ठीक है, तो कोई एक अगर नॉर्मल टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ले लो, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, तो 24 घंटे में डिवाइड करती है, 24 आवर्स। ठीक है, अगर ऐसे ईस्ट की सेल ले लो, ईस्ट है ना, आपने पढ़ा है ईस्ट के बारे में, एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, ईस्ट की अगर सेल ले लो तो 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है। तो देख रहा हो हमारी सेल या नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल होती है 24 घंटे में डिवाइड हो रही है, ईस्ट की सेल 90 मिनट में डिवाइड कर रहे हैं। इससे भी कम में आएगा एशर्शिया कोलाई, जिसे ई कोलाई शॉर्ट में लिखा जाता है। 20 मिनट में इसका सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, सेल साइकिल कंप्लीट होती है। तो हमारी बॉडी की सेल साइकिल 24 घंटे की होती है, ईस्ट में 90 मिनट की, ई कोलाई में 20 मिनट की सेल साइकिल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना है इस चीज को। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ईस्ट का लिख के यहाँ पे एक चार्ट है छोटा सा, वो बना लेंगे। ठीक है, ई कोलाई का 20 मिनट। अब देखो सेल साइकिल को पढ़ने के लिए हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। सेल साइकिल में मेनली दो फेज होते हैं, एक को कहते हैं इंटरफेज, एक को कहते हैं एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेस वो फेज होता है जब सेल तैयारी करती है डिवाइड करने की, है ना। सेल अपने आप को तैयार करती है, वो अपने क्या कहते हैं जीनोम को डुप्लीकेट करेगी। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं सेल डिवाइड होना है। ठीक है, अब सेल के पास मान लेते हैं एक ही माइटोकॉन्ड्रिया और सेल डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली सेल से दो सेल बनेगी। तो सेल को एक की जगह दो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए कि एक डॉटर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो, दूसरे डॉटर सेल में दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये सब काम सेल कब करती है? इंटरफेस में। तो इंटरफेस वो उस टाइम का फेज होता है जिस समय सेल प्रिपेयर करती है डिवाइड करने के लिए, और एम फेज वो होता है जब सेल डिवाइड करती है। अब जो ये इंटरफेस होता है ना, ये सिर्फ 5% टाइम, सॉरी, जो इंटरफेस होता है ना, यही सबसे ज्यादा टाइम चलता है। ये 95% टाइम चलता है। मतलब 95% सेल साइकिल का जो समय होता है वो प्रिपरेशन में जाता है, और एम फेज जो होता है वो 5% टाइम का होता है। समझ में आया? सिर्फ 5% टाइम। तो जैसे अगर हम ई कोलाई का ले लें, 20 मिनट टाइम है ना, 20 का अगर आप 95% निकालोगे तो 18 मिनट के आसपास आएगा। ठीक है,
ई कोलाई में 18 मिनट तक इंटरफेस चलेगा, यानी 18 मिनट तक सेल अपने आप को तैयार करेगी और 2 मिनट में डिवीजन हो जाएगा। भाई 18 और 2 20 टोटल है ना, 18 मिनट तक इंटरफेस चला, 2 मिनट तक एमफेस चला। ये ई कोलाई का सिस्टम है, ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसमें 24 आवर में निकालेंगे, लगभग 1 घंटे का आसपास आएगा। तो 23 घंटे इंटरफेस, 1 घंटे में एमफेस, बात खत्म। ऐसे आप ईस्ट का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो इंटरफेस होता है इसमें 3 और फेसेस होते हैं, ये डिवाइड किया गया है 3 भागों में, G1 S G2, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। M फेज भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो टर्म जो होता है न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटो मतलब सेल, सेल का डिवीजन है ना, या साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस के नीचे आप लिख दीजिएगा न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये एम फेज की 2 फेजेस होती हैं। जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं इधर हो गया करूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरफेस, ठीक है। बात आ रही है यहाँ पे इंटरफेस, ये अगर ना दिख रहा हो तो इंटरफेस लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर हल्का बोर्ड चमक रहा है तो उस वजह से हो सकता है ना दिखे। तो इंटरफेस में मैंने बताया 3 फेज, G1 S G2। तो सबसे पहले G1 फेज है ना। G1 जो है टर्म, G1 मतलब होता है ग्रोथ 1 है ना, तो ग्रोथ फेज होता है ये। आप लिखोगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोथ 1, ठीक है। इसमें होता क्या है, हाँ ग्रोथ ऑफ सेल है ना, सेल ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल। इसमें बेसिकली सेल की ग्रोथ होती है। तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा है ना, प्रोटीन्स बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल के अंदर, विटामिन हो गया, सब बढ़ेंगे है ना, सेल की ग्रोथ होगी, सेल का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर आएगा G1 के बाद S फेज। S फेज जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिंथेसिस फेज, ठीक है, सिंथेसिस फेज, ठीक है। अब सिंथेसिस फेज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, तो डीएनए जो होती है ना उसका अमाउंट 2 गुना हो जाता है। मतलब कैसे होता है, पहले डीएनए था कुछ ऐसा, ठीक है, अब डीएनए ऐसा होगा, समझ में आ गया। ऐसे होता है अमाउंट 2 गुना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी एक ही है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज होता है। देखो पहली बात तो इस फॉर्म में रहता ही नहीं, आप समझो। पहले डीएनए कुछ ऐसे था, धागे के फॉर्म में रहता है ना, ये धागे के फॉर्म में रहता है। अब जो है डीएनए कुछ ऐसा हो गया है ना, बढ़ गया, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया। मतलब मान लेते हैं पहले 2 ग्राम डीएनए था, अब 4 ग्राम डीएनए हो गया है ना। तो अमाउंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है, ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट इंक्रीजेस है ना, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है, जो उसका वेट है आप कहोगे अगर 2 ग्राम था तो 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम है तो 8 ग्राम हो गया है ना। वैसे इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन नो
चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम हमारे अंदर 40 मतलब 24 बोल दिया था क्या मैंने, 23 तक है ना, रखो। तो मान लेते हैं हमारे अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम है, मान के लेते हैं उतने हैं ही, तो 23 के 23 ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 से बढ़ के 24 हो गए, 25 हो गए, है ना, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। तो ये था एस फेज। फिर आता है G2 फेज। अगेन नाम क्या होगा, ग्रोथ 2, ग्रोथ 2, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ 2 होगा और इसमें भी वही होगी, सेल ग्रोथ होगी और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। एस फेज में एक और चीज देखना, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। मतलब एस फेज में ही सेंट्रियोल जो होता है वो भी 2 हो जाता है ना। नॉर्मली हमारी सेल के अंदर एक सेंट्रियोल था, वो 2 हो गया। सेंट्रियोल काम आएगा अभी सेल डिवीजन में, वो आप देखोगे, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ देना अगर आपको पता ही नहीं है सेंट्रियोल क्या होता है ना। सेंट्रियोल के अंदर सेंट्रियोल जो होता है एक हेक्सागोनल शेप का रहता है ना, सिलेंडर शेप का, ठीक है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये G1 S G2 फेज होती है। अब जब आप एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, अगर आप उसको देखो तो कुछ ऐसा बना रहता है, ठीक है। यहां पे लिखा होगा G1 फिर S फिर G2, थोड़ा और दूर दूर लिखते हैं, 95% टाइम तो शो कर सको, है ना। G1 S G2 और मान लेते हैं सिर्फ इतनी दूर में ये M फेज था। तो कुछ ऐसी चलती है हमारी सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल अगर कहा जाए कहाँ से शुरू होती है, तो वैसे आप एक साइकिल कहीं से भी कह सकते हो, लेकिन आप जनरली क्या कहोगे कि G1 से शुरू होती है, G1 S G2 M, फिर G1 S G2 M, ऐसे ही कॉन्स्टेंटली G1 S G2 M GS ऐसे चलती रहती है सेल साइकिल, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ एक और काम किया है, यहाँ पे इन्होंने सेल साइकिल के बाहर यहाँ पे एक चीज जो लिखी है G0। तो ये G0 क्या होता है ना। G0 जो फेज होता है इसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं, क्विसेंट, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है। अब जो ये क्विसेंट स्टेज होता है ना, इसमें सेल जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, वो जिंदा है, सेल एकदम परफेक्टली फाइन है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है बट डिवाइड नहीं करती है। तो जब सेल डिवाइड ना करे तो हम कहते हैं वो G0 फेज में है, ठीक है। सेल इज मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिक समझते हो, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही है ना। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डोंट डिवाइड, लेकिन डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये G0 फेज होता है, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो गया, फिर से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इरेज करो, इरेज कर दो। इंटरफेस यहाँ पे होता है खत्म, यानी सेल साइकिल का हमने 95% टाइम जो है वो पढ़ लिया, ठीक है। अब बचा 5% टाइम जो है उसी में सारी नौटंकी होती है ना, जितनी भी नौटंकी होती है बचे 5% टाइम, यानी एम फेज, ठीक है। अब देखो एम फेज में मैंने कहा 2 पार्ट, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस
पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस। अब यहाँ पे आया दो तरह के सेल डिवीजन। जब हम कहते हैं सेल का डिवीजन जो है वो दो तरह से होता है, तो एक्चुअल में हमें क्या कहना चाहिए कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो दो तरह से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये दो तरीके हैं सेल डिवीजन के, या आप कह सकते हो न्यूक्लियस के डिवीजन के, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइटोसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी माइटोसिस हम न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर, न्यूक्लियस के डिवीजन के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जरा मैं इंक डाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले माइटोसिस, ठीक है। जो माइटोसिस होता है ना, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। रीजन क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम थे, अगर मेरी किसी सेल देख रहे हैं, एक सेल है हमारी, उस सेल में 46 क्रोमोसोम थे, अगर उस सेल में माइटोसिस होगा तो जो नई दो सेल बनेंगी उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, है ना। इस वजह से हम कहते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। रीजन क्या होता है, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर रहते हैं, जितने पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल्स में रहेंगे, ठीक है। अब इसमें चार भाग होते हैं, ठीक है, 4 फेजेस। माइटोसिस में 4 फेज होती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहली फेज है हमारे पास प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि अगर सेल नहीं डिवाइड कर रही है तो वो कैसे दिखती है। तो सेल अगर नहीं डिवाइड कर रही है तो कुछ ऐसे दिखती है। ये सेल होती है, ये उसके अंदर हमने न्यूक्लियस बना लिया। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, आपको दिखता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब होता है, क्रोमोसोम जो है वो एक पैक्ड फॉर्म है क्रोमैटिन का, मतलब क्रोमैटिन जो है वो एक धागे के रंग में, ठीक है। ऐसे आ लेते हैं, ये धागा है, ये क्रोमैटिन है, और ये क्रोमैटिन जब पैक होता है तो क्रोमोसोम बनता है। तो जब भी न्यूक्लियस मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो हमें यही दिखता है, बस क्रोमैटिन दिखता है, क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं। क्रोमोसोम कब दिखेंगे, जब सेल का डिवीजन शुरू हो जाएगा, या न्यूक्लियस का डिवीजन बेसिकली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन है। इसके अलावा आपको ऐसे सिलेंडर के तरह के स्ट्रक्चर ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। अब देखो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्रोमैटिन है ना धीमे धीमे कंडेंस होने लगेगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा और क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो ऐसे धीमे धीमे टूटने लगेगी, है ना, हर तरफ से ऐसे टूटने लगेगी, ठीक है। तो दो काम, सबसे पहली पॉइंट कि क्रोमैटिन यानी जो धागे के फॉर्म में है डीएनए, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्रोमैटिन ऐसे ना starts to condense to form क्या बनाने के लिए, क्रोमोसोम बनाने के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम बनाने के लिए क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होने लगती है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। एनसीईआरटी के टर्म्स यूज करते हैं, है ना।
स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है। इसके अलावा ये जो हमारे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में से कुछ धागे के तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और कुछ और धागे के तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम एस्टर कहते हैं। दो चीज निकलेगा, एस्टर और स्पिंडल फाइबर। किससे? सेंट्रियोल से। ठीक है, रेडिएट्स मतलब ऐसे सेंट्रियोल होता है, इस पे ऐसे चारों तरफ। ठीक है, ऐसे रेडिएट्स, स्पिंडल फाइबर, प्लस एस्टर्स। अच्छा, एस्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार के तरह का ये है ना, देखने में लग रहा है यहाँ तारे के तरह का। तो जैसे बचपन में हम सितारा बनाते थे, है ना, वैसे स्टार के तरह होता है, इस वजह से एस्टर कहते हैं। अब स्पिंडल फाइबर हल्के से ऐसे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बना दो, थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्पिंडल फाइबर, ब्लैक वाला, और ब्लू वाला हो गया एस्टर। स्पिंडल फाइबर और एस्टर इन दोनों को मिला के माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये प्रोफेज में चार चीजें हो गई, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली फेज हमारी मेटाफेज होगी। ठीक है, इरेज करो, दिख रहा है ना सब? बढ़िया चल रहा है। तो माइटोसिस इधर लिख देते हैं। ठीक है, माइटोसिस पढ़ना है। उसकी हमारे पास दूसरी स्टेज है इस समय, मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है बच्चा? तो देखो, मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही थी प्रोफेज में, वो कंप्लीट हो गई यहाँ। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमोसोम बन रहे थे वो क्रोमोसोम अब हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, और मेटाफेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि देखो, धीमे धीमे क्रोमोसोम बन रहे थे प्रोफेज में, अब हमें पूरी तरीके से बन गए मेटाफेज में। तो अगर हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो जो सबसे अच्छे तरीके से क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं वो मेटाफेज के दौरान ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कही जाती है मेटाफेज इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी समझते हो? स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से कैसा दिखता है क्रोमोसोम, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। कोई भी चीज बाहर से कैसे दिखती है, मैं बाहर से कैसा दिखता हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे तो ये मेरी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा क्या होता है मेटाफेज में? तो ये थी सेल और ये उसका न्यूक्लियस था, जो कि न्यूक्लियस नहीं रह गया, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रह गई, तो हम ऐसे डॉट्स बना देते हैं। यहाँ इस रीजन में न्यूक्लियस था। ठीक है, ऐसे हम डॉट्स बना देते हैं जिससे लगे कि हाँ इस जगह पे न्यूक्लियस था। अभी तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हम मेटाफेज में आ गए। अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि जितने भी क्रोमोसोम हैं, मान लेते हैं 2 क्रोमोसोम, है ना, दोनों क्रोमोसोम जो है वो यहाँ ऐसे बीच पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे, और इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, है ना, जो हमारी मान लेते हैं ये अर्थ है, हमारी स्फीयर है ना सर, हम स्फीयर मान के चल रहे हैं,
स्फीयर में जो सबसे बीच में लाइन आती है क्या होती है, इक्वेटर, जैसे हमारी अर्थ में एक इक्वेटर लाइन है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, 2 है तो 2, 10 है तो 10 है, सारे के सारे एक के बगल एक अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं, कुछ ऐसा अरेंज, ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज। तो हम कहते हैं यहाँ पे जब सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये मेटाफेज प्लेट बन गई, मेटाफेज प्लेट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटाफेज प्लेट जो होता है वो कब देखने को मिलता है। मेटाफेज प्लेट होता क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। कब देखने को मिलता है, मेटाफेज वाली स्टेज में देखने को मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है ना। इसके अलावा जो सेंट्रियोल थे वो दोनों के दोनों अपोजिट एंड पे, एक सेंट्रियोल ऊपर एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर है वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब आती है हमारी मेटाफेज के बाद अगली स्टेज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, तो मैं सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और 2 क्रोमोसोम थे, दोनों मैं यहाँ पे बीच में बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल और यहाँ पे एक सेंट्रियोल। अब और सेंट्रियोल में से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर्स। जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, मैंने आपको क्रोमोसोम अच्छे से पढ़ाया, मैंने आपको बताया है ये भी कि क्रोमोसोम जहाँ पे ये जुड़ा होता है ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, है ना। ये पॉइंट जो है सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर पे क्रोमोसोम जुड़ा होता है और सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, है ना। यही सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होंगे, काइनेटोकोर। रेड वाला मार्कर मिल गया, है ना। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये काइनेटोकोर, ठीक है। ये क्या है, काइनेटोकोर, जो कि डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ना, वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर होता है उस पे जाके जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो बेसिकली आपने किया क्या ना, आपने यहाँ से 2 रस्सी निकाली, एक रस्सी यहाँ पे अटैच किया, एक रस्सी यहाँ पे, फिर आपने ऊपर से भी 2 रस्सी निकाली, एक इधर अटैच किया, एक इधर, कैसे, इधर देखो, एक रस्सी ये निकली यहाँ अटैच हुई, फिर इधर निकली यहाँ अटैच हुई, एक रस्सी फिर यहाँ से निकली यहाँ अटैच हुई और इधर से निकली यहाँ अटैच हुई, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो है काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। अब एनाफेज में होगा क्या, एनाफेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है जिसी की वजह से माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कह पाते हैं। एनाफेज में होता है सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। सेंट्रोमियर क्या है, जो जहां पे दोनों क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स जो है, सिस्टर क्रोमेटिड जिसे हम कहते हैं, आपस में जुड़ी है, ठीक है। एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड ये है ना। यहाँ पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल ऐसे, एक सेंट्रियोल ऐसे, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे पे लग जाते हैं, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। शब्द है, इनको याद रखना अच्छे से अलग अलग, ठीक है। तो जो सेंट्रोमियर होता है, मतलब जो पॉइंट है जहां से दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई है, उसकी स्प्लिटिंग यानी टूट जाता है। टूट क्यों जाता है, क्योंकि ऊपर वाला धागा इस क्रोमोसोम को ऊपर खींचना चाहेगा, नीचे वाला धागा इस क्रोमोसोम को नीचे खींचना चाहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी स्प्लिटिंग यानी टूट जाएगा। कैसा दिखेगा, हाँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बना दी जो कि नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर ऐसे जाएगी और एक ऐसे नीचे, यहाँ पे था
सॉरी सेंट्रोसोम, या सेंट्रोसोम तो दो होंगे तब कहेंगे ना, सेंट्रियोल एक होता है अकेला तो सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे धागा, नीचे वाला धागा उसको नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला धागा उसको ऊपर खींच रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा एनाफेज, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी फेज पे आ गए, टीलोफेज पे। बहुत बड़ा चैप्टर थोड़ी है, बस ये समझ में नहीं आता आपके। नोट कर दिया? तो अब जो है स्प्लिटिंग हो गई है ना, और स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होगा, ऊपर वाले जो दोनों क्रोमेटिड थे ऊपर जाएंगे और नीचे वाले नीचे आएंगे। तो अब हम आते हैं आखिरी फेज पे, टीलोफेज में, है ना। टीलोफेज में, तो टीलोफेज में आपको जो सेल है, सेल क्या न्यूक्लियस जो है कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये एनाफेज में था, एनाफेज में क्या था, दो क्रोमेटिड ऊपर चले गए, दो क्रोमेटिड नीचे आए, ठीक है। ये ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। ये हम एनाफेज बता रहे हैं। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, मैंने बताया क्रोमोसोम कैसे बना था, क्रोमैटिन था, धागा था, वो धागा जो है उसका कंडेंसेशन हुआ है ना, उसकी पैकिंग हुई तो क्रोमोसोम बना। अब फिर से जो है ये जो क्रोमोसोम बना है ना, इसकी पैकिंग खराब जाएगी, फिर से ये अनरैप होगा, आप कह सकते हो, है ना। फिर से ये जो है धागे के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी सेंट्रो जो क्रोमोसोम है वापस से सेंट्रियोल के फॉर्म में, सेंट्रियोल कह रहा हूँ खुद कंफ्यूज हो गया, ठीक है, वापस से क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, धागे के फॉर्म में यानी क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब ऊपर साइड क्रोमैटिन आप बना दो। अच्छा ये भी पहले समझ लो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे सेम रह गए, तो अभी समझ में आएगा, है ना। ऊपर दो क्रोमोसोम, नीचे दो क्रोमोसोम, याद रखना, है ना। पहले भी हमने लिया कितना था, दो क्रोमोसोम, शुरुआत हमने दो क्रोमोसोम से करी थी, अभी ऊपर दो क्रोमोसोम है, नीचे भी दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ऊपर दो क्रोमोसोम हम ऐसे बना देते हैं क्रोमैटिन, और ऐसे 2 लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे भी ऐसे बना देते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, ऐसे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब टीलोफेज आता है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ऊपर की साइड भी बन गई और नीचे की साइड भी बन गई। ये थी पूरी की पूरी सेल, ये सेल के अंदर चल रहा है ना, ये थी पूरी की पूरी सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियस तैयार हो गए, और इसी को तो कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। समझ में आ गया। तो टीलोफेज में एक्चुअल में हुआ क्या, ये चीज जरा लिख लो। पहली चीज तो क्रोमोसोम जो है वो वापस से डीकंडेंस हुआ और क्रोमैटिन के फॉर्म में हो गया, यानी धागे के फॉर्म में। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, है ना, ऊपर और नीचे दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, ठीक है। अब आपने शुरुआत जब की थी तो देखा था कि दो क्रोमोसोम थे, और अभी भी दो क्रोमोसोम हैं जो डॉटर सेल्स बनी है, यानी नीचे भी दो क्रोमोसोम ऊपर भी, है ना। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना, पहले जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसमें दो क्रोमोसोम थे, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस बनी हुई है, दो डॉटर न्यूक्लियस, इनमें भी दो दो क्रोमोसोम है, इसीलिए कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, और इसी वजह से इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दो क्रोमोसोम क्यों बचे। सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग सबसे मेन जो हिस्सा है जिसकी वजह से माइटोसिस की क्वालिटी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, वो यही है क्योंकि हमारे पास सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है। अगर सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग ना होती तो माइटोसिस का कोई मतलब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पूरे माइटोसिस में यानी एनाफेज के अंदर आता है, जिसे हम सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग कहते हैं, है ना। उसी की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बराबर, ठीक है। अच्छा सो नोट करोगे पहले या यहीं पे कर देते हैं। हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ दिया, कैरियोकाइनेसिस में दो वैसे थे, माइटोसिस मियोसिस, लेकिन पहले हमने माइटोसिस पढ़ दिया। अब जरा साइटोकाइनेसिस पढ़ देंगे, फिर हम मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट कर लो।
साइटोकाइनेसिस, ठीक है, यानी अब सेल का डिवीजन। तो अब देखो टीलोफेज के आखिरी में जो सेल थी वो कैसी दिखती है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ऊपर एक न्यूक्लियस है जिसमें 2 क्रोमोसोम है और नीचे एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम है। अब ये अगर एनिमल सेल है, अगर ये एनिमल सेल है तो ये बताओ एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होती है? नहीं होती है। तो एनिमल सेल जो होती है वो ना उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पतली होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो क्या होता है एनिमल सेल्स में ये सेल जो होती है वो कुछ ऐसे हो जाती है धीमे धीमे, है ना, ऊपर 2 न्यूक्लियस, मतलब ऊपर न्यूक्लियस जिसमें 2 क्रोमोसोम, नीचे न्यूक्लियस जिसमें 2 क्रोमोसोम। इसको हम कहते हैं फरो फॉर्मेशन। ये जो खांच बनी है ना, फरो मतलब होता है खांच, है ना, धीमे धीमे ये सेल इधर से अंदर आने लगी, इधर अंदर आने लगी, दोनों तरफ से अंदर आने लगी, तो दोनों तरफ खांच बन गई, इसको हम कहते हैं फरो फॉर्मेशन। तो ये क्या बन गई, ये है फरो, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसे खांच बनते बनते आपस में मिल जाएगी, ऊपर वाली सेल ऊपर को दूसरी बन जाएगी, है ना, मार्कर भी खत्म हो गया, ऊपर वाली सेल ये रही उसका न्यूक्लियस, नीचे वाली सेल ये रही और उसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक सेल 2 डॉटर सेल्स में बन गई, ये एनिमल सेल में देखा जाता है, और इससे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फरो फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा प्लांट्स में थोड़ा दिक्कत है, प्लांट्स में क्या है कि सेल वॉल पाई जाती है ना, ये सेल वॉल है, और प्लांट्स के सेल में कुछ ऐसी सेल दिखेगी, ऊपर एक न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम, नीचे एक न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम। प्लांट की जो पेरेंट सेल है वो टीलोफेज के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, ये सेल वॉल है बाहर और 2 न्यूक्लियस हैं ईच विद 2 क्रोमोसोम्स, है ना। अब यहाँ पे क्या है, हम खांच नहीं बना सकते क्योंकि सेल वॉल होती है टफ, है ना, हम अगर दबाना चाहेंगे वो टूट जाएगी, वो सेल खराब जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बीच से एक छोटी सी प्लेट बनना शुरू होती है एकदम बीच में, ऐसे, है ना, ऊपर 2 न्यूक्लियस हैं और नीचे। अब ये प्लेट जो है वो धीमे धीमे ऐसे बनते 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 दोनों साइड बनते बनते एकदम लास्ट में पहुंच जाएगी, और फिर से ये सेल डिवाइड हो जाएगी, एक तो ये ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग, ऊपर भी न्यूक्लियस 2 क्रोमोसोम के साथ, नीचे भी 2 क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, अगर ये प्लांट सेल है ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और इसको हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। और इसी सेल प्लेट फॉर्मेशन से क्या बना है, 2 सेल्स बन गए। तो ये है हमारा साइटोकाइनेसिस। एनिमल्स में फोरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है, और प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे मियोसिस, लेकिन उसके पहले जरा एक छोटा सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जरा नोट करो इसे। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। चलो ठीक है, 40 मिनट में पूरा हो गया, अगले 40 मिनट में माइटोसिस मियोसिस पूरा हो जाएगा। चैप्टर इजी है, बस आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सिग्निफिकेंस, है ना, मतलब माइटोसिस कहाँ काम आता है बेसिकली, नहीं, माइटोसिस पहली चीज ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल बढ़ती है माइटोसिस की वजह से, सेल का नंबर बढ़ता है। भाई हमारी स्किन की सेल है, मियोसिस थोड़ी होगा इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। उसी माइटोसिस से नई सेल्स बनेंगी। जब हमने कहा 24 घंटे में नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल डिवाइड कर जाती है, तो वो माइटोसिस ही हमने बोला था। रीज़न क्या है कि माइटोसिस ही ग्रोथ कराता है। हमारी बॉडी एक सेल से शुरू होती है ना, जाइगोट एक सेल का था, हमारे बॉडी में आज लाखों सेल हैं। रीज़न क्या है, माइटोसिस, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ माइटोसिस की वजह से। दूसरा, हमारे अंदर जो रिपेयरेशन होता है या रिपेयर होता है,
मान लेते हैं यहाँ पे मैं कट लगा दूँ, अभी मेरे हो गया था है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मान लेते हैं रात में चोट लगी थी, खून आ गया, और वो खून जो है वो रुक गया है, उसके ऊपर नई सेल्स बन रही हैं, किसके वजह से, माइटोसिस की वजह से, है ना। तो रिपेयर जो होगा हमारी स्किन जो है 4-6 दिन बाद दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो क्यों, माइटोसिस की वजह से। तो हमारी बॉडी में रिपेयर का काम भी माइटोसिस करता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, जब सेल G1 फेज में आई, फिर G2 फेज में आई, फिर S फेज में आई, तो वो लगातार ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ करने से साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब सेल की कैपेसिटी थी कि हाँ वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और थोड़ा सा डीएनए रख के आराम से काम कर सकती है, लेकिन ग्रोथ की वजह से साइटोप्लाज्म इतना हो गया, डीएनए का भी अमाउंट 2 गुना हो गया। अब जो है ये डीएनए का अमाउंट और साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है ना, इसको रिस्टोर करने के लिए, यानी वापस से सही अमाउंट में लाने के लिए क्या होगा, माइटोसिस होगी। एक सेल डिवाइड करेगी, 2 बना लेगी, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस का या कह लो जीनोम का, है ना, और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होगा वो वापस से बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से शुरू करता हूँ मैं मियोसिस। ठीक है, तो अब हम आते हैं मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन पे। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आधा हो जाता है। यानी अगर मान लेते हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, हमारी किसी सेल में मियोसिस हुई तो 46 के बजाय 23 क्रोमोसोम ही बचेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। इस वजह से रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इस वजह से कहा जाता है। अच्छा, मियोसिस 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 होती है, मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका 2n है ना, 2n मतलब डिप्लॉयड ऑर्गन्स का न्यूक्लियस, इस वजह से 2n लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसमें मियोसिस 1 होगी, उसको M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 सेल्स बनेगी जो कि हैप्लॉयड होंगी। फिर उसी के तुरंत बाद मियोसिस 2 होगी, जिसमें से इन दोनों के बीच में 2-2 सेल्स बनेंगी जो कि अगेन हैप्लॉयड ही होंगी। ठीक है, तो एक से टोटल 4 सेल बनती हैं जब मियोसिस 1 मियोसिस 2 पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और जो सेल्स बनती है वो हैप्लॉयड होती हैं, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, इसी वजह से रिडक्शन डिवीजन नाम दिया जाता है इसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मियोसिस को। अच्छा, जैसे माइटोसिस में मैंने बोला था 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, आप पीमैट से याद कर सकते हो। ठीक है, पीमैट्स है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो माइटोसिस के जैसे 4 फेज थे, वैसे भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में 4-4 फेज होंगे। मियोसिस 1 के जो प्रोफेज होगा उसको प्रोफेज 1 कहेंगे, मियोसिस 1 का जो मेटाफेज होगा उसे मेटाफेज 1 कहेंगे, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, है ना मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसे। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं और इसको लिखोगे क्या, स्क्रीनशॉट लो लिस्ट, है पीछे हो गया था, चल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मियोसिस में सबसे पहले आते हैं प्रोफेज 1। ठीक है, अब हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हम मियोसिस 1 पढ़ेंगे, फिर मियोसिस 2। इसमें आता है प्रोफेज 1। तो मियोसिस 1 की चारों स्टेज का नाम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, चारों का 1-1 करके आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेज 1 अगेन वो चीजें बेसिक। बच्चा कॉल आने की वजह से वीडियो रुक गया था, है ना। अच्छा वो टाइम से देख लिया मैंने, आगे पढ़ा दिया काफ़ी, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रोफेज 1 है तो उसमें बेसिक चीज़ें होंगी। बेसिक मतलब जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, जैसे माइटोसिस में होता था। इसके अलावा क्रोमैटिन जो होगा वो क्रोमोसोम में चेंज होगा, धीमे धीमे क्रोमैटिन जो है वो पैक होगा, कंडेंस होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी जो कि माइटोसिस के भी प्रोफेज में हो रही थी, यहाँ पे भी हो रही है। अब क्योंकि यहाँ का जो प्रोफेज होता है, मियोसिस का जो प्रोफेज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, काफ़ी टाइम लेता है,
तो इस वजह से इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है ना। प्रोफेज 1 को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, ये 5 भाग हैं किसके, प्रोफेज 1 के। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, है ना। लेप्टोटीन से शुरू करते हैं। लेप्टोटीन में कुछ खास नहीं होता है, वही चीज जो आप यहाँ पे लिख रखे हैं वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगी, इसका नाम क्रोमैटिन कंडेंस होगा, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस होगा जिससे क्रोमोसोम बनेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगी। सेम जो बेसिक चीज है वो आपका लेप्टोटीन में हो रहा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आप कोई ना कोई वो बना लीजिएगा, हाँ, निमोनिक बना दीजिएगा, कोई ट्रिक बना लीजिएगा और उससे इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पढ़ना है हमेशा। दूसरा है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, हल्का सा समझना पड़ेगा इसको। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, है ना, तो जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मैंने बताया ऑलरेडी आपको, कोई भी क्रोमोसोम ले लो, जैसे आप क्रोमोसोम नंबर 8 ले लो, तो क्रोमोसोम नंबर 8 की 2 कॉपी पाई जाएगी, है ना, एक पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इस वजह से हमें डिप्लॉयड कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी जाइगोटीन स्टेज आती है, क्या कहती है, क्या होता है कि जैसे क्रोमोसोम नंबर 8 एक यहाँ पे पड़ा है, दूसरा क्रोमोसोम नंबर 8 यहाँ पे पड़ा है, दोनों क्रोमोसोम नंबर 8 जो है ना, क्रोमोसोम नंबर 8 की 2 कॉपी है ना, एक कॉपी यहाँ एक यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के पास पास आ गई, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस होना। तो जाइगोटीन में होती है सिनेप्सिस, क्रोमोसोम्स जो है वो पास पास आते हैं, ठीक है। सिनेप्सिस ऑफ, अच्छा, होमोलॉगस क्रोमोसोम हम बोलेंगे, इसका मतलब भी समझाऊंगा होमोलॉगस मतलब क्या होता है, ठीक है। होमोलॉगस मतलब होता है ये क्रोमोसोम नंबर 8 है और ये क्रोमोसोम नंबर 8 है ना, दोनों क्रोमोसोम नंबर 8 की ही कॉपी है, तो होमोलॉगस कहते हैं, है ना, मतलब एक जैसा। तो दोनों सेम क्रोमोसोम ही है, बस ये भी कॉपी में प्रेजेंट है ना, 2 हैं, एक के बजाय 2, ठीक है। तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 8 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 8 है, और ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, इसी को हम कहते हैं कि सिनेप्सिस होगी, ठीक है। अब जब सिनेप्सिस होती है ना, तो ये ऑब्वियसली आसपास आए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इनको पास लेके आया है, तो हम उस चीज को कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टेज है ना, उस पे आते हैं। रेस करूं, चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, है ना, सीक्वेंस याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तीन, पैची, ठीक है। अब पैचिटीन में क्या होगा, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है समझो, पहले लिख लेते हैं, है ना, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रेड इंक भी रखी है मेरे पास, सारी इंक ले आया हूँ।
बचना नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को। तो देखो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ऐसा मटेरियल जो हमारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारी नाक कितनी बड़ी होगी, है ना, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, जनरली इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के अलावा, है ना, इन्वायरमेंट कैसा उसके अलावा जीन्स जो है हमारे वो, या कह लो जेनेटिक मटेरियल में कंट्रोल करता है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, मान लेते हैं एक ये है और दूसरा वाला कुछ ऐसा है, ये यही है क्रॉसिंग ओवर। ये जो दिख रहा है यही है क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उनके जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में एक दूसरे पे ये क्या कहते हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस करते टाइम ये क्या करते हैं कि ऊपर वाला क्रोमोसोम अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल नीचे वाले में डाल देगा, नीचे वाला क्रोमोसोम अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल ऊपर वाले में। जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा सा बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे और ट्रांसफर हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का, इसीलिए कहा जा रहा है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। किस स्टेज में होती है, हमारी पैचिटिंग स्टेज में। इसके अलावा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बने थे, है ना, ये हुई थी सिनेप्सिस, है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 8, ये क्रोमोसोम नंबर 8, इन दोनों को मिला के हम बाईवैलेंट कहते हैं, बाईवैलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पैचिटिन स्टेज जो है बाईवैलेंट्स, है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि दो क्रोमोसोम है, इस वजह से बाईवैलेंट, है ना। अच्छा, बाईवैलेंट कहाँ पे बने थे, इसके जस्ट पहले जो स्टेज थी ना, जाइगोटिन में। लेकिन वो दिखते कहाँ पे, बहुत ही अच्छे से विजिबल कहाँ पे होते हैं, पैचिटिन। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, बाईवैलेंट्स are clearly visible। ठीक है, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम यूज होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन में चौथी स्टेज है डिप्लोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, वहाँ पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अभी भी बना हुआ दिख रहा है, लेकिन वो दिखता कहाँ पे, डिप्लोटीन में, है ना। हम ऐसा कहते हैं कि ये एक्स शेप स्ट्रक्चर डिप्लोटीन में बनता है। ठीक है, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चरों को हम कैज़मेटा कहते हैं। ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या होता है, एक्स शेप कैज़मेटा इज फॉर्म, मेटा इज फॉर्म, एक्स शेप का कैज़मेटा बन जाता है। कैज़मेटा जो है बेसिकली ये पार्ट है ना, जहाँ पे दोनों क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग ओवर हुई है, उसी पार्ट पे एक्स शेप बन जाता है, उसी को हम कैज़मेटा कहते हैं, कैज़मेटा जो भी कह लो। तो कैज़मेटा इज फॉर्म्ड इन डिप्लोटीन स्टेज। अच्छा, डिप्लोटीन स्टेज की एक और खासियत है, देखा गया है कुछ वर्टिब्रेट्स में ये स्टेज जो होती है वो महीनों तक या सालों तक रह सकती है। तो मतलब प्रोफेज 1 शुरू हुआ, मियोसिस होनी है, प्रोफेज 1 शुरू हुआ और डिप्लोटीन स्टेज पे ही आके रुक गया, महीनों तक रुका रहा, सालों तक रुका रहा, उसके बाद अगले स्टेज में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट के oocytes में। अच्छा, oocyte क्या है, तो oocyte जो है वो एक तरह की सेल है, आप समझ लो, जिससे आगे चल के फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, तो oocyte फीमेल गैमीट, जैसे मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, है ना, वैसे फीमेल गैमीट ओवम होता है। तो oocyte से आगे चल के फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट दिस स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, ना, महीनों या फिर सालों तक ये स्टेज रह सकती है इन डिप्लोटीन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
आखिरी स्टेज डायगोनेसिस पढ़ देते हैं, फिर मियोसिस 2 पढ़ देंगे, है ना। हेलो हेलो, हाँ जी अंकल बताइए। इरेज करो। आखिरी स्टेज है हमारी डायाकाइनेसिस, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करो साथ में, ठीक है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, 5वीं स्टेज, है ना। काइनेसिस, ठीक है। मैंने मेरे ख्याल से डिप्लोटीन में 3 दिखा था, है ना, वहाँ 4 होगा शायद, ऐसा था कुछ, पता नहीं। तो डायकाइनेसिस हमारी आखिरी स्टेज है। अब क्या होगा, जो कैज़मेटा बना था ना वो टर्मिनलाइज हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा, कैज़मेटा जो भी आप करो, कैज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे डायकाइनेसिस में एक और चीज होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको पता है प्रोफेज में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है। तो शुरू से डिसइंटीग्रेट हो रही थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन सब में धीमे धीमे डिसइंटीग्रेट हो रही थी, टूट रही थी। अब ये कंप्लीटली टूट चुकी होगी, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, है ना। इसका डिसइंटीग्रेशन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चा। तो ये है हमारी आखिरी स्टेज डायाकाइनेसिस। प्रोफेज 1 अभी कंप्लीट हुआ और यही मेन था। अब पूरे मियोसिस में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपको सब आगे की स्टेज मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको पता चल जाएगा। तो प्रोफेज 1 के बाद आता है मेटाफेज 1। माइटोसिस में मेटाफेज में क्या होता था, मेटाफेज प्लेट बनती थी क्योंकि क्रोमोसोम्स अरेंज होते थे। यहाँ पे भी अरेंज होंगे, बस यहाँ पे बाइवेलेंट से अरेंज होंगे। देखो अंतर कहाँ पे आ रहा है, ये है हमारा न्यूक्लियस टूटा हुआ और ये है हमारे बाइवेलेंट्स। समझ में आया। तो हम मान के चल रहे हैं 4 क्रोमोसोम है हमारे पास और हम देखेंगे कि आधा कैसे होगा। यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल से क्या निकलता है, धागा, और कहाँ जाके जुड़ता है, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। धागा नहीं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर निकला, काइनेटोकोर पे जुड़ा, स्पिंडल फाइबर निकला, इधर जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा। अंतर समझ में आ रहा है। माइटोसिस में क्या होता था, एक क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ते थे, दोनों ऐसे उसको खींचते थे। मियोसिस में ऐसा नहीं है, एक क्रोमोसोम पे एक ही स्पिंडल फाइबर जुड़ा है। समझ में आ रहा, नीचे वाला उसको नीचे खींच लेगा, ऊपर वाला ऊपर खींच लेगा, कोई सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था माइटोसिस का, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। और इसी वजह से क्रोमोसोम का नंबर आधा आएगा। देखो ये मेटाफेज में होगा, मेटाफेज प्लेट बन गई, बाइवेलेंट से यहाँ पे अरेंज हो गया। अब आई एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, नीचे वाला सेंट्रियोल जो है वो क्रोमोसोम दोनों को नीचे खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर को। 4 क्रोमोसोम थे, 2 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर। ठीक है। अब देखो ये ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ा। समझ में आ गया बच्चा। अब क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये भी आप जानते हो, टीलोफेज में क्या होगा ये भी आपको पता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाएगी, एक ऊपर एक नीचे। और ये जो है डिकंडेंस हो जाएगा, है ना। क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएगा, धागे के फॉर्म में वापस से आ जाएगा। तो ये आ गया धागे के फॉर्म में। कितने क्रोमोसोम ऊपर, 2। ये भी आ गया धागे के फॉर्म में। कितने क्रोमोसोम नीचे, 2। ये बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर, ये बन गई नीचे, है ना। ये पूरा चीज सेल के अंदर हो रहा। अभी हमने ये भी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई है,
लेकिन ये डिसइंटीग्रेटेड है ना, वो चीज़ दिखाया मैंने। ऐसे अगर सिंपल स्पेस में दिखा दे तो आपको समझ में ना आता है ना, ये डिसइंटीग्रेटेड है, ये भी डिसइंटीग्रेटेड है, ये है नहीं, ये मैंने बस एक स्पेस दिखाया है बस। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऊपर एक नीचे बना दिया, ये हो गया टेलोफेज। अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए। 4 से हमने शुरू किए थे, 2 बचे ऊपर 2 बचे नीचे। रीजन क्या था? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई। समझ में आ गया? ये है हमारा क्या, प्रोफेज, सॉरी मियोसिस 1, मेटाफेज, एनाफेज, सबके आगे 1 लिखो, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये है हमारा मियोसिस 1। अब हम मियोसिस 2 पे आते हैं, जिसको हमें पढ़ना ही नहीं है, इसको नोट करो जल्दी। मियोसिस 2 पे आते हैं, जिसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा है ना, नहीं पढ़ाऊंगा मतलब क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं पढ़ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब बुक में दिया है तो नहीं पढ़ना है। इरेज करता हूँ बच्चा, ठीक है। मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 पे आते हैं, ठीक है। और मियोसिस 2 पे सिर्फ एक चीज आपको लिखनी है, क्या? मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस। मियोसिस 2 में जो भी स्टेज आएगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, सब माइटोसिस जैसे होगी। क्या होगा? जो हमारे पास 2 न्यूक्लियस बने हुए हैं उनकी 2 सेल बन जाएगी। हमने अभी न्यूक्लियस दिखाया था 2, फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे दिखाया था, ऊपर यहाँ पे क्रोमेटिन 2 क्रोमोसोम के साथ, नीचे क्रोमेटिन जो कि 2 क्रोमोसोम का है। अब यहाँ पे आसपास जो सेल थी उसका सेल डिवीजन भी हो जाएगा, और ऊपर वाला न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाएगा और नीचे वाला एक सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक सेल इधर बन गई, एक सेल इधर, तो टोटल 2 सेल ऑलरेडी बन गई है। अब इसमें से कोई भी एक सेल आप उठाओ और उसकी माइटोसिस करो, तो वही है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कोई भी एक सेल अगर आप उठाओगे तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमने सेल उठाया, उसके अंदर ये न्यूक्लियस था और वो न्यूक्लियस टूटने लगा, प्रोफेज, है ना, ये हमारा वो थी क्रोमेटिन, ठीक है। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा टूट गया और क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज हो गई, मेटाफेज। फिर क्रोमोसोम में क्या हुई, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाके अटैच हुए, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग किस में हुई? मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में स्प्लिटिंग नहीं होती है। मियोसिस 2 में क्योंकि माइटोसिस जैसा है, उसकी क्रोमोसोम 1 की जो क्रोमोसोम था उसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई। मान लेते हैं 4 थे, तो मतलब 2 ही बचे थे ना हमारे पास, यहाँ पे 2 ही तो बचे थे, तो 2 क्रोमोसोम थे, दोनों की स्प्लिटिंग हुई, एक ऊपर है ना, एक क्रोमेटिड और एक क्रोमेटिड नीचे। फिर यहाँ पे ये हो गया एनाफेज, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये हो गया टेलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद फिर से ये सब 2 में डिवाइड कर जाएगी, है ना, ऊपर वाली 2 क्रोमोसोम, नीचे वाले में 2 क्रोमोसोम। ये मैंने किसी एक को लेके बताया, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस। दूसरी आप लोगे फिर सेम प्रोसेस करोगे, 2 सेल इससे बनी, 2 इससे 2 सेल बनी, इससे भी 2 सेल बनेंगी, टोटल 4 सेल बन जाएंगी और हमारा मियोसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मियोसिस 2 कुछ नहीं है, माइटोसिस करानी है। किसके अंदर करानी है? जो हमारी सेल्स बनी है, जो हमारी सेल्स बनी जिसमें एक में ऊपर 2 क्रोमोसोम, नीचे में भी 2 क्रोमोसोम, इसी में माइटोसिस हमें करानी है। इसी वजह से शुरुआत में याद रखो मैंने 2 क्रोमोसोम मान के आपको माइटोसिस सिखाया था, समझ में आ गया? क्योंकि बाद में मैं 4 क्रोमोसोम मान के तुम्हें मियोसिस सिखा दिया। अब हमें माइटोसिस जो है, मियोसिस 2 जो है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस एक चीज याद रखो, मियोसिस 2 की जो स्टेजेस होंगी उनका नाम ऐसे होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, है ना, और टेलोफेज 2, ऐसे इसका नाम होगा। बस बात खत्म, सिग्निफिकेंस पे आ जाता है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ बच्चा, है ना। आखिरी टॉपिक हमारा, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।
मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहली चीज प्रिजर्व कंजर्व है ना, कंजर्व्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है। मैंने लिख दिया क्रोमोसोम के नंबर को ये कंजर्व करता है, जो कि गलत बात है भाई। 4 क्रोमोसोम थे, 2 आ गए, कंजर्व कहाँ किया? उसने तो आधा कर दिया है ना। लेकिन मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। पूरा सेंटेंस क्या है? तो कंजर्व्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम अक्रॉस जनरेशन। देखो मान लेते हैं ये है मेल, जिसके अंदर मान लेते हैं हम है ना, ये है स्पर्म के अंदर मान लेते हैं कोई रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से, जैसे मैं हमारे किसी भी सेल के अंदर एक स्किन के सेल को उठाओगे 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम मान लेते हैं है ना। और ये मान लेते हैं फीमेल गैमीट है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, स्पर्म और एग दोनों का फ्यूजन होगा तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 6 6 12 4 4 8 92, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 हो जाएगा। अब ये तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे अंदर मैक्सिमम क्रोमोसोम 46 होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए हमारे अंदर, 92 आ गया, गलत बात है। रीजन क्या है? माइटोसिस, मियोसिस नहीं हुई यहाँ पे। अगर यहाँ पे मियोसिस होती तो 46 की जगह कितने क्रोमोसोम बनते? यहाँ पे मियोसिस होती 46 की जगह 23, यहाँ पे भी 23, और जब फर्टिलाइजेशन होता तो 23 मिलकर 46 रहते हैं। 46 पापा मम्मी के जनरेशन में भी 46 क्रोमोसोम, बच्चे की भी जनरेशन में 46 क्रोमोसोम, इसलिए कहा जा रहा है कंजर्व्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम अक्रॉस जनरेशन। जब आप अक्रॉस जनरेशन देखोगे तो क्रोमोसोम नंबर को बचा के कौन रखता है? मियोसिस। वो पहले ही आधा कर देता है कि बाद में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो आपस में मिले तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर आ जाए। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इंक्रीजेस वेरिएशन, मियोसिस की वजह से वेरिएशन भी बढ़ता है। वेरिएशन समझते हो ना? पापा मम्मी के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बच्चे में आते हैं, लेकिन बच्चा ना पापा से मैच खाता है ना मम्मी से, मतलब काफ़ी मैच तो खाता है लेकिन दोनों के साथ में रहता है, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो इससे वेरिएशन आता है। ना वो एकदम पापा की तरह है ना मम्मी की तरह, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया बेसिकली, है ना। तो इस वजह से वेरिएशन कहते हैं। आप पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हो, जबकि आपका पूरा मतलब जेनेटिक्स जो है पूरा पुराना रहता है फिर भी, है ना। बड़ी बात है, बाद में समझोगे, ठीक है। तो बच्चे यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। समझ में आ गया? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप तुरंत कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझा दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में। तो कमेंट करके बताना, वहाँ समझाऊंगा। इसके अलावा बेटा मेरा एक बैच है, अगर आपको ज्वाइन करना है, एक पेड बैच मैंने शुरू किया था इस बार, तो अगर आप ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी का बैच है, 1500 फीस है करंटली, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।